ऐसे कुछ लिख देगा, बोलेगा 150 शब्द में कि जस्टिस इज नॉट एन इथिक ऑफ रिवार्ड बट एन इथिक ऑफ रिड्रेस। रिड्रेस का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, कि समाज में जो हमारा नुकसान हुआ है उसके कारण सामाजिक न्याय जरूरी है। तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल देकर तो इस तरह से प्रश्न आते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं, अब कुछ वर्तमान व्यवस्था से जोड़ देगा कि वर्तमान में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उस पूंजीवादी व्यवस्था से सामाजिक न्याय को जोड़ देगा। अब देखे होंगे कि इस बार का जो पेपर आया है एक जनरल पेपर आया है, मतलब कि ऐसा नहीं पेपर है कि कुछ तथ्यात्मक है, एक जो सामान्य संकल्पना जिस व्यक्ति का बना हुआ है वो पेपर लिख कर चला आया, और जो बहुत ज्यादा करंट वरंट पढ़ लिया है, तथ्यात्मक रट लिया, उससे पेपर लिखा थोड़ा पाया है, क्योंकि ऐसा पेपर है ही नहीं है। तो इसीलिए मैं सोचा कि भाई कोई चीज पढ़ा जाए तो पहले कंसेप्ट बनाया जाए कि भाई सामाजिक न्याय है क्या चीज। पता लगे पूरा कोर्स खत्म कर लिया, मैं बोला सामाजिक न्याय है क्या, नहीं ये तो नहीं पढ़ा, तो पहले सामाजिक न्याय ही पढ़िए कि भाई सामाजिक न्याय होता क्या है। उससे संबंधित जो प्रश्न हैं एक दो उसको कर लिया जाएगा। देखिए सामाजिक, जैसे आप देखे होंगे कि एक क्वेश्चन आया भी होगा कि भेदभाव, औचित्यपूर्ण भेदभाव, ऐसे क्वेश्चन आया होगा कोई। औचित्यपूर्ण भेदभाव सामाजिक न्याय का आधार है, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया, अब बोल दिया टिप्पणी करें या उदाहरण देकर समझाएं। तो पहले समझिए कि सामाजिक न्याय होता क्या है। देखिए जो सोशल जस्टिस है, भाई जैसे न्याय जो शब्द होता है जस्टिस, तो जस्टिस शब्द जस्ट शब्द से निकला हुआ है या जस्टिया शब्द से निकला हुआ है। जस या जस्टिया का मतलब होता है टू सिंथेसिस, टू सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, विश्लेषण करना या मान लीजिए इसको जोड़ना, विश्लेषण करना या जोड़ना। इसका मतलब यह हुआ कि भाई न्याय का मतलब है विश्लेषण करना, जोड़ना, बांधना, इसको न्याय कहा जाता है। या जस का मतलब होता है औचित्यता। तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या होगा? सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि समाज के संदर्भ में न्याय, समाज के संदर्भ में जोड़ने की व्यवस्था, समाज के संदर्भ में जोड़ने की व्यवस्था। तो समाज के संदर्भ में जोड़ने की व्यवस्था का मतलब हुआ कि समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी समुदाय के लोग हैं, उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए जिससे समाज में संतुलन स्थापित हो सके। इसका मतलब कि समाज के सभी वर्गों अब्लिक समुदायों को समाज से जोड़ने की व्यवस्था, समाज से जोड़ने की व्यवस्था जिससे समाज में संतुलन आ सके, जिससे समाज में संतुलन आ सके, यही तो मतलब निकला। अब देखिए भाई ये बताइए कि समाज में जो जोड़ने की व्यवस्था होता है, तो हमें कहते हैं ये सामाजिक न्याय, आखिर ये विचार आया कैसे? देखिए सामाजिक न्याय का जो विचार है उसके आने के पीछे जो है जो कारण रहा है, एक तो सबसे बड़ा कारण जो रहा कि जो उदारवाद था, जो पूंजीवाद था। अब जानते हैं कि पूंजीवाद में असमानता बढ़ने लगी, पुनर्जागरण काल के बाद पूंजीवाद के कारण असमानता बढ़ना शुरू हो गया। जब असमानता बढ़ना शुरू हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि जब असमानता बढ़ेगा तो क्रांति की संभावना बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगा तो समाज में संघर्ष और तनाव बढ़ेगा। तो उदारवाद आब्लिक पूंजीवाद, एक तो कारण ये रहा। दूसरा चीज ये रहा
कि जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, यहाँ सामाजिक आर्थिक रूप से जो है समाज में एक तो उच्च वर्ग हो गया, एक निम्न वर्ग हो गया। तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक तो भाई संपन्न वर्ग है और एक गरीब वर्ग है, और जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग था, तो गरीब वर्ग की स्थिति निरंतर कमजोर होने लगी। तो यहां पर जो है विषमता बढ़ने लगी। विषमता बढ़ना ये भी एक कारण रहा है विश्व में। और सबसे बड़ी बात है आर्थिक संकट। जो आर्थिक संकट बार बार आता है, या मान लीजिए 1929 का आर्थिक मंदी आप लोग पढ़े होंगे, वो भी एक फैक्टर काम किया। और फिर जो मान लीजिए भारत जैसी परिस्थिति रही है, जो विकासशील देश रहा है, जनसंख्या ज़्यादा है, शोषण की प्रवृत्तियां रही हैं ग्रामीण स्तर पर, इस तरह की जो परिस्थिति रही, उससे भी सामाजिक न्याय की अवधारणा को बढ़ावा मिला। तो मैं बता रहा था कि समाज के सभी वर्ग और समुदायों को समाज से जोड़ने की जो व्यवस्था है, जो जोड़ने की व्यवस्था है वो है सामाजिक न्याय, जिससे समाज में संतुलन आ सके। ये बताइए, जोड़ने के लिए भी तो जरूरी है कि हम लोग जो है आर्थिक रूप से मजबूत हों। आर्थिक सुरक्षा कह सकते हैं कि आर्थिक सुरक्षा, मान लीजिए सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, ये सभी तरीके से व्यक्ति जो है सुरक्षित होना चाहिए। ये सामाजिक न्याय है। अब आर्थिक सुरक्षा कहते समय दिमाग में क्या आना चाहिए? ऐसे बना लीजिए, दो चार एग्जाम्पल बोल दूंगा, इसी में ऐसे लिख डालिएगा, ऐसे बस बना लीजिए। अब जैसे मैं दो चार बोल देता हूं, ऐसे तो आप लोग पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए आर्थिक सुरक्षा का मतलब क्या है कि भाई श्रम का नियमन होना चाहिए। श्रम के नियमन का मतलब ये हुआ कि ये बताइए कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था हो, कार्य की उचित परिस्थिति हो। दो चार मैं लिख देता हूं, न्यूनतम मजदूरी, कार्य की परिस्थिति, या मान लीजिए सपोज करिए श्रमिकों की सुरक्षा, श्रमिकों की सुरक्षा, या मान लीजिए जैसे हम संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन है ना। ये सब मान लीजिए आर्थिक सुरक्षा हो गई। मैं कहूं कि सामाजिक सुरक्षा, ये बताइए भाई, हमें कहते हैं कि जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो भेदभाव की समाप्ति होनी चाहिए। भेदभाव की समाप्ति होनी चाहिए। हमें कहते हैं मान लीजिए सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको स्वास्थ्य मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये भी तो होता है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो, शोषण की प्रवृत्ति समाप्त हो, शोषण की प्रवृत्ति समाप्त हो। हम कहते हैं जैसे सभी व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित हो, सबकी गरिमा सुनिश्चित हो। ये सब मैं दो चार एग्जाम्पल बताया कि सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए। और राजनीतिक सुरक्षा, हाँ मतलब नागरिक अधिकार दिया जाए, सबको नागरिक अधिकार दिया जाए। हाँ, नागरिक अधिकार सबको दिया जाए। मान लीजिए हमें कहते हैं कि जनता की भागीदारी हो, जनता की भागीदारी हो। मान लीजिए संगठन संस्था बनाने का अधिकार मिले, संगठन आबलिक संस्था बनाने का अधिकार। हम कहते हैं कि उत्तरदायी प्रशासन हो, उत्तरदायी प्रशासन हो, जो आप लोग पढ़ते हैं दो चार एग्जाम्पल। अब आपको समझ में आया होगा
कि हम लोग के सिलेबस में क्यों गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा क्यों रखा है। क्योंकि जब सामाजिक न्याय का इतना बड़ा अर्थ है तो स्वाभाविक सी बात है कि सिलेबस में होना चाहिए। अब देखिए, जैसे आप लोग गरीबी इकोनॉमिक्स में पढ़ लेते हैं, फिर भी गरीबी यहाँ पर लिखा हुआ है। भूख इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे, स्वास्थ्य भी इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, फिर यहाँ पर डबल क्यों लिखने की जरूरत है। उसका ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य है। आप इकोनॉमिक्स में सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग गरीबी से संबंधित योजनाओं का विश्लेषण करेंगे। और वहां आप पढ़ेंगे कि गरीबी का क्या प्रकार होता है, गरीबी को रोकने के लिए क्या रणनीति होती है। ज्यादा मनरेगा पढ़ लेंगे, यहाँ हम लोग योजनाओं का विश्लेषण करेंगे। इसीलिए अलग अलग सब रखा गया है। जैसे मानव संसाधन भी हम लोग क्या रखा गया है, क्योंकि सामाजिक न्याय का अर्थ ही व्यापक है। अब जैसे समझिए, अब मान लीजिए एग्जाम में कभी लिखना होगा 2 लाइन, तो अपने मन से ही इसका कि सामाजिक न्याय जो है समाज के संदर्भ में जोड़ने की व्यवस्था है। समाज के सभी वर्ग या समुदाय को समाज से जोड़ने की व्यवस्था है, जिससे समाज में संतुलन आ सके। और उसी में मान लीजिए 2-4 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा कि इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की सुरक्षा की बात की जाती है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, कार्य की परिस्थिति, श्रमिकों की सुरक्षा, इस तरह का कुछ यहाँ से ऐसे एग्जाम्पल लिख देंगे। इसका फोटो खींच लीजिए, इसी को बना लीजिएगा, बाद में जहाँ नहीं बनेगा उसका फोटो खींच लिया करिएगा। स्वतंत्रता को केंद्र बिंदु मानकर जो विचार विमर्श किया जाता है उदारवाद है। उदारवाद लिबरलिज्म, जो लिबरलिज्म है वो लाइबर शब्द से बना है। और लाइबर मतलब होता है स्वतंत्रता। इसका मतलब स्वतंत्रता को केंद्र बिंदु बनाकर जो विचार विमर्श किया जाता है उसको उदारवाद कहा जाता है, जहां पर व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है, व्यक्ति को साध्य माना जाता है, व्यक्ति को विवेकशील प्राणी माना जाता है। ऐसी जो विचारधारा है वो उदारवाद है। अब बाकी सब चीजें साधन होती हैं, समाज है, राज्य है, संस्थाएं हैं, सब साधन के रूप में। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं। इसका विश्लेषण का मतलब कि सामाजिक न्याय का क्या महत्व है, सामाजिक न्याय का क्या महत्व है। अब एक एक समझिए। देखिए भाई, सामाजिक न्याय, अभी मैं बार बार बोला हूं, अभी मैं लिखवा दूंगा, थोड़ा सा पहले समझाता रहूं। ये जो सामाजिक न्याय है, ये बताइए कि सामाजिक न्याय जहां पर होगा, समाज के सभी वर्ग राज्य की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। समाज के सभी वर्ग राज्य की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। और जब समाज के सभी वर्ग राज्य की मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो बताइए, इसी चीज को तो बंधुत्व कहा जाता है, इसी को तो समरसता कहा जाता है, इसी को तो भाईचारा कहा जाता है। सिर्फ भाई भाई कहने से भाई थोड़ा बन जाएगा, दिखाई देना चाहिए कि भाई का व्यवहार है। ये बताइए, समाज के सभी वर्ग मुख्य धारा से जुड़ेंगे, इसी से तो बंधुत्व बढ़ेगा। ये बताइए, जहां बंधुत्व बढ़ेगा, जहां समानता बढ़ेगा, जहां लोग संतुष्ट होंगे, वहीं पर तो एकता अखंडता मजबूत हो सकता है। एकता अखंडता को मजबूत करने का सामाजिक न्याय कह सकते हैं कि क्या है, साधन है। भाई ये बताइए, तो न्याय वास्तव में पुरस्कार का सिद्धांत न होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जब मैं बोल रहा हूं, ये बताइए, हम कहते हैं आप 4 भाई हैं, एक भाई आईएएस अधिकारी हैं, एक भाई चलिए डॉक्टर हैं, 2 भाई गांव में खेती करा रहे हैं, और 2 भाई गांव में एकदम परेशान हैं, साइकिल भी खरीदने की स्थिति में नहीं है, और आप आईएएस अधिकारी हैं, और आप कह रहे हैं कि परिवार में एकजुटता बनी रहनी चाहिए, एकता अखंडता बनी रहनी चाहिए। बनेगी? नहीं बनेगी। जाएंगे तो दोनों भाई कहेंगे भैया ऐसा है कि आपका जीवन अलग है, हम लोग का जीवन अलग है, खेत हम लोग का बांट दीजिए और संबंध खत्म किया जाए। वो ठीक कह रहे हैं। अब बोले कह रहे ऐसे कैसे? नहीं, ऐसे ही सही है। आपका फर्ज बनता है ना
कि उनको भी कम से कम मोटरसाइकिल खरीदवा दीजिए, उनको भी घर बनवा दीजिए, उनको महीने में 10-5 हज़ार रुपये भेज दीजिए, उनके बाल बच्चों को ढंग से पढ़ा दीजिए। ये आपका फर्ज बनता था ना। तब तो परिवार की एकता अखंडता बनेगी। कि सिर्फ कहने से क्यों, हमारे भाई हैं, उनको भी लगना चाहिए कि हमारा भाई आईएएस अधिकारी है, तभी तो देखा जाए तो मेल मिलाप बढ़ेगा। हमारे समाज में मान लीजिए कुछ लोग भीख मांग रहे हैं, देखिए सड़क पर हमारे कुछ लोग भीख मांग रहे हैं, कुछ लोग बेचारे भोजन नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों के साथ शोषण हो रहा है, कुछ लोगों के अत्याचार हो रहा है, और भारत की एकता अखंडता बनी रहनी चाहिए। ये कैसी एकता अखंडता बनी रहेगी? तो ये कहीं ना कहीं ये जो एकता अखंडता है उसको बनाए रखने का साधन सामाजिक न्याय है। नंबर 1 लिखिए, मैं लिखवा देता हूं, क्योंकि फिर आप लोग नहीं लिखेंगे फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगा। सामाजिक न्याय एकता अखंडता को, सामाजिक न्याय एकता अखंडता को जोड़ने का साधन है। एकता अखंडता को जोड़ने का साधन है, क्योंकि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने से, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने से समाज के सभी वर्ग आबलिक समुदाय समाज की मुख्य धारा से जुड़ते हैं। समाज की मुख्य धारा से जुड़ते हैं, जैसे सबको रोजगार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य उपलब्ध कराने से बंधुत्व को बढ़ावा मिलता है, और यह पहलू ही विविधता में एकता का समायोजन कर सकता है। दूसरा बात समझिए, जैसे आप देखते हैं कि ये क्लियर हुआ कि भाई, अब मान लीजिए कभी प्रश्न आए कि कुछ मान लीजिए उल्टा इतना सामान्य प्रश्न पूछे, पीछे का फैन जरा बंद करिए, लाइट जला दीजिए। जैसे कोई प्रश्न आए, मान लीजिए भाई सामाजिक न्याय जो है बंधुता को बढ़ावा देता है, एकता अखंडता को मजबूत करता है, इस तरह का जो प्रश्न आएगा तो इस तरह से जोड़ के लिखा जाएगा। अब मान लीजिए सामाजिक न्याय सामाजिक परिवर्तन को भी तो बढ़ावा देता है, तो सामाजिक न्याय सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है, ये बताइए। अभी मैं बताया कि जहां पर सामाजिक न्याय होगा लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे। भाई सबको शिक्षा भी तो दिया जाएगा। देखिए अभी बताया था ये कि सामाजिक न्याय का मतलब केवल ये नहीं समझना है कि हमको जो है सबको समान वेतन देना है। सामाजिक न्याय का मतलब सबको शिक्षा भी देना है, सबको स्वास्थ्य देना है, सबको नागरिक अधिकार देना है, सब सामाजिक न्याय है। तो जब सामाजिक न्याय को बढ़ावा देंगे तो सामाजिक परिवर्तन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने से लोग शिक्षित होंगे, शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगा, नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। और जहां पर लोग शिक्षित होते हैं, जहां पर लोग स्वस्थ होते हैं, जहां पर सब लोगों को रोजगार मिलता है, वहीं पर लोग जो है जो सामाजिक जो रूढ़ियां हैं, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, इन सब चीजों को समाप्त करने पर जो है बल भी देते हैं। बताइए, शिक्षित व्यक्ति ही तो सोच सकता है कि हमको क्या करना चाहिए। कोई मान लीजिए अशिक्षित व्यक्ति है, अस्वस्थ व्यक्ति है, अब वो अस्वस्थ व्यक्ति क्या करेंगे? उसके लिए गाय भी सफेद है, भैंस भी सफेद है। जो मान लीजिए बेड पर उठ बैठ नहीं पा रहा है, जो ढंग से सोच नहीं पा रहा है, उससे अब क्या आशा करते हैं? उससे अब ज्यादा आशा नहीं कर सकते हैं कि समाज में परिवर्तन लाएगा। क्या परिवर्तन? वो बोले कि हमारी स्थिति तो खुद ही देख रहे हैं, अब मैं समाज को क्या बदलूं या क्या समाज में सुधार लाऊं? तो ये सामाजिक न्याय एक प्रकार से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सामाजिक जो रूढ़ियां हैं, सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं, उनको समाप्त करने का भी साधन है। ये बताइए,
आज मान लीजिए हम कहते हैं कि आरक्षण को बढ़ावा दिया गया, लोग रोजगार में मान लीजिए सरकारी नौकरी में भागीदार बन गए, मान लीजिए उसी आरक्षण के लालच में लोग पढ़ना लिखना शुरू कर दिए, तो पढ़ना लिखना शुरू कर दिए तो धीरे धीरे बाल विवाह में कमी आ गई कि नहीं, सती प्रथा में कमी आ गया कि नहीं। मान लीजिए पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो धार्मिक जो असहिष्णुता है वो भी बर्दाश्त नहीं करता है। किसी पढ़े लिखे से व्यक्ति से आप बोलें कि भाई हम लोग हिंदू हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को मुस्लिम का विरोध करना चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या बोलेगा, दोबारा दिखाई मत दीजिएगा। हिंदू मुस्लिम क्या, अरे भगवान ने हमको मुस्लिम बना दिया, आपको हिंदू बना दिया, किसी को मान लीजिए किसी जाति में जन्म दे दिया, किसी को किसी जाति में जन्म दे दिया, इसमें आपका क्या योगदान है। भाई कोई गोरा बन गया, कोई काला बन गया, कोई यहूदी बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई हिंदू बन गया, उसमें क्या हम लोग का योगदान है। मान लीजिए हम जन्म लिए, अब पता चले कि मान लीजिए हमारे माता पिता नहीं रहते, हम किसी मुस्लिम के घर मान लीजिए हमारा परवरिश हो जाता, तो इसका मतलब है मुस्लिम बन जाता। ये बताइए, पढ़ा लिखा व्यक्ति तो कभी हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करेगा। ये तो जितने मान लीजिए पढ़ लिख कर क्यों लोग बेवकूफ हैं। ये बताइए, आज मान लीजिए समाज में जो तनाव है, समाज में असहिष्णुता है, तो सामाजिक न्याय की अवधारणा यदि बढ़ती और सब लोग समाज के मुख्य धारा से जुड़ते, अभी मैं बता रहा था, सब लोग रोजगार करते, सब लोग अपना व्यापार करते, सब लोग मान लीजिए स्वस्थ रहते, सब लोगों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो जाती, तो कहीं ना कहीं समाज में जो असहिष्णुता है, समाज में जो तमाम कुरीतियां हैं, उसमें भी कमी आ जाता है। अमेरिका में पढ़े लिखे लोग हैं, जर्मनी में पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहां पर कहाँ धर्म के आधार पर संघर्ष चल रहा है, वहां पर जो है कहाँ इस तरह का चीज दिखाई देता है। वहां पर लोग खाने पीने पर चर्चा भी नहीं करते। सोच लीजिए, हम लोग क्या खाने पीने और कपड़े पर ही चर्चा होती है कि कौन सा कपड़ा किसको पहनना चाहिए, कौन सा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अरे जिसकी मर्जी जो पहनने दीजिए, हटाइए। आप ध्यान देंगे तो व्यक्ति और ज्यादा सतर्क हो जाएगा, आप ध्यान ही मत दीजिए। नंबर 2 लिखिए, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय सामाजिक परिवर्तन को, सामाजिक न्याय सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने की व्यवस्था है। सामाजिक न्याय सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने की व्यवस्था है। सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने की व्यवस्था है, क्योंकि सामाजिक न्याय लागू करने से, क्योंकि सामाजिक न्याय लागू करने से सामाजिक न्याय लागू करने से लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, जो अंततः सामाजिक कुरीतियों, जो अंततः सामाजिक कुरीतियों को, जो अंततः सामाजिक कुरीतियों, कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिए, सामाजिक कुरीतियों डैश बाल विवाह, सती प्रथा आदि को समाप्त करेगा। देखिए भाई, सामाजिक न्याय लोकतंत्र का भी आधार है। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह आदि को कमजोर करेगा, उसी में लिख दीजिएगा। धार्मिक असहिष्णुता को भी समाप्त करेगा, उसी में लिख दीजिए। एग्जाम्पल भूल गया था, इसी वाले दूसरे पॉइंट में ही धार्मिक असहिष्णुता को समाप्त करेगा। जो चलता रहता है उसका एग्जाम्पल लिखना चाहिए। अब जैसे धार्मिक असहिष्णुता आजकल चल रहा है, तो वो एग्जाम्पल आपकी कॉपी में होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को लगे कि नहीं, आपने सामाजिक न्याय से धार्मिक असहिष्णुता को भी जोड़ा है। मान लीजिए, देखिए, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देंगे तो धर्म जो निरपेक्षता है, वो धर्म निरपेक्षता का आधार मजबूत होगा, वो भी लिख दीजिएगा इसी पॉइंट में, ब्रैकेट में। सामाजिक न्याय से धर्मनिरपेक्ष समाज का आधार मजबूत होगा, क्योंकि एग्जाम में सब याद नहीं ना आएगा।
अभी मान लीजिए हम ही बोल रहे थे तो हमें ये याद नहीं आ रहा था। सामाजिक न्याय से धर्मनिरपेक्षता का आधार मजबूत होगा, धर्मनिरपेक्षता का आधार मजबूत होगा। ठीक है, तीसरा बात समझिए। देखिए, जैसे आप देखते हैं कि भाई सामाजिक न्याय को हम बढ़ावा देंगे, तभी मैं बताया कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का मतलब सिर्फ आरक्षण की बात नहीं होती है। सामाजिक न्याय में आर्थिक, सामाजिक सब तरीके का सुरक्षा की बात होगा। ये बताइए, जब सब तरीके की सुरक्षा की बात होगी तो कहीं न कहीं जो है, जैसे मैं बताया अभी, कार्य की उचित परिस्थिति बनेगी। हम कहते हैं कि सबकी गरिमा सुनिश्चित होगी, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की सुरक्षा होगी। अभी मैं बताया कि उत्तरदायी प्रशासन होगा, संवेदनशील प्रशासन होगा, किसी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा। ये बताइए, ऐसा करने से ही तो व्यक्ति और समाज के मध्य मधुर संबंध बनता है। व्यक्ति और समाज के मध्य मधुर संबंध कब बनेगा? अभी मैं बताया कि मान लीजिए पिता बोले पुत्र से कि तुम हमारे पुत्र हो और जो मैं कहता हूं चुपचाप मान लो। पिता मान लीजिए पुत्र से बोले कि जो मैं कहता हूं चुपचाप मान लो क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। ये कहने की जरूरत नहीं है। यदि पिता ने अपना फर्ज पूरा किया है तो पुत्र खुद ही बात को मान लेगा। ये सब कहने की जरूरत थोड़ी ना कि मैं पिता हूं, मैं जो कहता हूं मान लो। ये कहने की जरूरत नहीं है। मान हमारा ही बच्चा पढ़ता है, ऐसे मान लीजिए बच्चे लोग, अभी संडे था कल, तो दोपहर में हमसे बोला पापा सब बच्चे लोग हॉस्टल से जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए हैं, और कुछ बच्चे हैं हॉस्टल में जो पढ़ रहे हैं। हम बोले बेटा अब तुम्हारा एग्जाम है ट्यूसडे को, अब ट्यूसडे को एग्जाम है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? बोले नहीं मुझे तो लगता है मुझे पढ़ना चाहिए। हम बस बैठ के पढ़ो, बाकी लोग फिल्म देखने जा रहे हैं तो फिल्म बेटा रहेगा, घर पे आना देख लेना, दूसरे दिन देख लेना। वो फिल्म ऐसा थोड़ी कि अब संडे के बाद कभी दिखाई नहीं जाएगी। तो मान लीजिए मैं उसी से पूछा कि तुम्हें क्या करना चाहिए? बोले नहीं पापा हमको तो लगता है कि बैठ के पढ़ना चाहिए, एग्जाम है, 4-5 घंटा बर्बाद हो जाएगा। हम बोले बेटा अब एग्जाम है तो पढ़ लो पहले बैठ के। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि आप परवरिश जैसा देंगे तभी तो उसके मन में आया कि नहीं एक बार पापा से पूछ लें, कोई असमंजस रहा मान लीजिए मन में, तो हमें कहते हैं कि यदि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देंगे, भेदभाव की समाप्ति होगी, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, या अभी जैसे मैं बता रहा था सबको न्यूनतम मजदूरी मिलेगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी, सबकी गरिमा सुनिश्चित होगी। ये बताइए, इसी से तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच सामंजस्य स्थापित हो सकता है, इसी से तो समाज में स्थायित्व आ सकता है, यही तो हमारे लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सिर्फ संविधान में संशोधन करने से या संविधान बदल देने से लोकतंत्र थोड़ा ना मजबूत होता है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आधार मजबूत होना चाहिए, और उस आधार में सामाजिक न्याय है। तो हर व्यक्ति जो है उसको उसके साथ मान लीजिए न्याय हो, समाज के परिप्रेक्ष्य में न्याय हो, तभी जो है हमारा लोकतंत्र स्थायी भी बन सकता है, तभी हमारा लोकतंत्र दीर्घजीवी बन सकता है, और तभी हमारा समाज भी स्थायी बन सकता है। नंबर 3, सामाजिक न्याय सकारात्मक कार्य को भी बढ़ावा देता है। अफर्मेटिव एक्शन सकारात्मक कार्य को भी बढ़ावा देता है। सकारात्मक कार्य को भी बढ़ावा देता है, जिसमें सबकी गरिमा सुनिश्चित करना, भेदभाव की समाप्ति, सबको उचित रोजगार, भेदभाव की समाप्ति, सबको रोजगार, न्यूनतम वेतन आदि पहलू शामिल हैं, आदि पहलू शामिल हैं। इससे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच
सामंजस्य स्थापित होता है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच सामंजस्य स्थापित होता है, जो लोकतंत्र को दीर्घजीवी तथा स्थायित्व प्रदान करेगा। जो लोकतंत्र को दीर्घजीवी एवं स्थायित्व प्रदान करेगा। अब देखिए, कुछ जब किसी चीज का महत्व लिखिएगा, ये मैं बताना कि सामाजिक न्याय, ये जो आप लोगों का टॉपिक है, या फर्स्ट पेपर में जो भारतीय समाज आप लोग पढ़ते हैं, ये टॉपिक कोई विषय नहीं है, बस ये है कि इसको पढ़ने का तरीका भी अलग है। आप देख रहे हैं कि कुछ मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं जो आप लोग नहीं जानते हैं, बस केवल मैं उसको जोड़ रहा हूं। ये बताइए, आज की परिस्थिति से भी जोड़िए। आज वैश्वीकरण में निजी क्षेत्र को हम लोग खूब बढ़ावा दे रहे हैं, उदारीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, पूंजीवाद को खूब बढ़ावा दे रहे हैं। आखिर इससे हो क्या रहा है? इससे अमीर और गरीब के बीच दूरी बढ़ रहा है ना भाई। जहां पूंजीवाद बढ़ेगा, ऐसे समझिए कि जहां पूंजीवाद बढ़ेगा वहां पर असमानता बढ़ेगा, और जब असमानता बढ़ेगा तो सापेक्षिक वंचना बढ़ता है। सापेक्षिक वंचना बढ़ता है। असापेक्षिक वंचना का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक समूह है और ये दूसरा समूह है, तो एक समूह सोचता है कि भाई इनके पास है, मेरे पास नहीं है। सापेक्षिक वंचना का मतलब होता है कि जैसे एक समूह ये सोचता है कि हम भी समाज के अंग हैं, हमारे पास कोई सुख सुविधा नहीं है, दूसरे के पास सब सुख सुविधा है। तो ये जो समूह है, जिसके जो ये मन में सोचता है नकारात्मक भाव, तो इसमें नकारात्मक मनोवृत्ति आती है, इसमें नकारात्मक मनोवृत्ति का विकास होता है। और जब नकारात्मक मनोवृत्ति का विकास होगा, ये बताइए, कहीं ना कहीं ये नकारात्मक कार्य करेगा, हिंसा करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, ये सब करेगा, हत्या करेगा, ये सब तो करेगा ही। ये बताइए, यदि हम लोग को हिंसा, चोरी, डकैती ये सब रोकना है, तो इसको रोकने का जो साधन है वो सामाजिक न्याय है। क्योंकि सामाजिक न्याय बढ़ेगा तभी ये सब रुकेगा। ये बताइए, कोई व्यक्ति 4 दिन से भोजन नहीं किया, कोई व्यक्ति मान लीजिए उसको फीस जमा करने का पैसा नहीं है, कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है, वो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति यदि चोरी करता है, तो ये बताइए, वो कहीं ना कहीं समाज का भी तो दोष है। मान लीजिए कोई चोरी व्यक्ति कर रहा है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, हमारे यहाँ तो मान लीजिए कोई चोरी कर दिया, कोई मोबाइल किसी का निकाल लिया, कुछ कर दिया, तो उसको हम लोग ले आके जेल में डाल देते हैं, उसका कैरियर खत्म। पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति चोरी करता है तो फिर उस पर व्यक्ति पूछताछ करता है, पता लगाता है कि फला व्यक्ति चोरी किया क्यों, उसके कारण का पता लगाया जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे गारफील्ड, तो गारफील्ड की हत्या कर दी गई। एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने गारफील्ड की हत्या कर दिया। भाई राष्ट्रपति की हत्या कर देना सीधा तो बहुत बड़ी समस्या, लेकिन उस व्यक्ति को उससे पूछताछ किया गया, वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वो व्यक्ति बोला कि भाई हमने राष्ट्रपति की हत्या इसलिए किया क्योंकि हम लोग इतना पढ़ लिख लिए, फिर भी हम लोग को कोई रोजगार नहीं है, हम लोग को कोई नौकरी नहीं है। जो पार्टी के लोग हैं जो कम पढ़े लिखे ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए, तो वहीं पर जो है आप जानते हैं कि उस समय जो है वहां पर कानून बना था, 1870 के आसपास की घटना है। वहां पर कानून बना था पेंडल्टन एक्ट, पढ़े होंगे आप लोग, पेंडल्टन एक्ट 1870 के आसपास का है। तो पेंडल्टन एक्ट बना और कहा गया कि आज से हम लोग 80% जो भर्ती है उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा होगी, और केवल 20% भर्ती जो है वह मनोनयन के रूप में होगा। तो अमेरिका में उसी समय से जो है कंपटीशन शुरू हो गई कि प्रतियोगी परीक्षा लिया जाएगा, जो व्यक्ति प्रतियोगिता में पास होगा वो अधिकारी बन जाएगा, जो फेल होगा नहीं बनेगा। 20% ही सरकार जो है लेटरल एंट्री कर सकती है। ये बताइए, गारफील्ड की जो हत्या हुई, उसी गारफील्ड की हत्या के कारण ही तो पेंडल्टन एक्ट बना। यदि हत्या नहीं होती तो पेंडल्टन एक्ट वहां नहीं बन पाता, और उस व्यक्ति ने हत्या किया तो उसको भी सकारात्मक लिया गया। आप देख रहे हैं
कि ये जो सामाजिक न्याय है, आज जो उदारीकरण निजीकरण को जो बढ़ावा मिल रहा है, जिससे समाज में नकारात्मक मनोवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, उन नकारात्मक मनोवृत्ति को रोकने की भी व्यवस्था करेगा। एक पॉइंट और लिख दीजिए, नंबर 3। कितना लिखे? 3। अच्छा, एक और लिख दीजिए कि वर्तमान वैश्वीकरण में निजीकरण आब्लिक उदारीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान वैश्वीकरण में निजीकरण आब्लिक उदारीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। निजीकरण आब्लिक उदारीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। समाज में अमीर और गरीब के बीच दूरी बढ़ रही है। समाज में अमीर और गरीब के बीच दूरी बढ़ रही है और सापेक्षिक वंचना के कारण समाज में नकारात्मक मनोवृत्ति का विकास हो रहा है। सापेक्षिक वंचना के कारण समाज में नकारात्मक मनोवृत्ति का विकास हो रहा है, जिसका समाधान सामाजिक न्याय द्वारा किया जा सकता है। जिसका समाधान सामाजिक न्याय द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अब समस्या, सामाजिक न्याय की क्या समस्या? अब देखिए, कभी कभी क्या करता है कि उल्टा भी क्वेश्चन पूछता है। ऐसे पूछ देगा कि सामाजिक न्याय प्राप्ति का एकमात्र साधन जो है मुक्त बाजार व्यवस्था है। चर्चा करें कि वर्तमान परिस्थिति में सामाजिक न्याय प्राप्ति का एक साधन मुक्त बाजार व्यवस्था है। अब देख रहे हैं ना, उल्टा क्वेश्चन है ना, लेकिन आप समझेंगे तो भी लिखा जाएगा। ये बताइए, सामाजिक न्याय के लिए धन की आवश्यकता है। धन कहाँ से आएगा? तो टैक्स से आएगा। टैक्स कहाँ? टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कब आएगा? जब पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे तो टैक्स आएगा, उसी पैसे से सामाजिक न्याय चलेगा। क्वेश्चन गलत नहीं है, बस एक सोचेंगे तो निकल जाएगा उसका उत्तर। तो मैं बता रहा था कि भाई पहली समस्या तो सबसे बड़ी यही है कि सामाजिक न्याय किसके माध्यम से लागू होगा? राज्य के माध्यम से, सरकार के माध्यम से। राज्य मतलब देश, तो राज्य के माध्यम से लागू होगा, सरकार के माध्यम से लागू होगा। तो बताइए, राज्य की निर्णायक शक्ति बढ़ेगी। और राज्य की निर्णायक शक्ति बढ़ेगी तो बताइए, सामाजिक न्याय के नाम पर राज्य तानाशाही करेगा, राज्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा, शक्ति का दुरुपयोग करेगा, भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य की जब निर्णायक शक्ति बढ़ जाएगी तो राज्य कल्याणकारी कार्य के नाम पर, कहीं न कहीं सामाजिक न्याय के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है। और जब मान लीजिए राज्य अपनी शक्ति बढ़ा लेगा तो फिर क्या करेगा? फिर तो वही नहीं करेगा, यूएपीए लगाएगा। फिर क्या करेगा? व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा, व्यक्ति के अधिकार का हनन होगा। सबको 5 किलो अनाज देने के चक्कर में सबकी बातों को दबा दिया जाएगा कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, सुबह शाम खाइए और चुपचाप सोइए। इससे बड़ा आपको कोई लाभ नहीं हो सकता, कोई सरकार आपको नहीं उपलब्ध करा सकती। ये बताइए, देश का नागरिक सिर्फ 5 किलो अनाज महीने में लेने के लिए बैठा रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है? अरे उसको पढ़ा लिखा के कुछ रोजगार देते, कुछ बिजनेस कर लेता, उसमें ज़्यादा खुशी होती ना। 5 किलो अनाज महीने में एक दिन आके उठा के लेके जा रहा है बोरे में, इसी के लिए वो भारत में जन्म लिया है। भाई कोई मास्टर बन जाता, कोई मान लीजिए 4th क्लास में नौकरी पा जाता, कोई मान लीजिए स्किल्ड उसकी बढ़ा दिया जाता, कहीं लेबर लग जाता, मल्टी से कंपनियां आ जाती, उसमें कुछ काम हम कर लेता। बहुत सारा काम है भाई। चाइना में भी तो लोगों को रोजगार मिला है, हम लोग जाके अमेरिका में भी तो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक न्याय, इसीलिए एक विचारक था हेयक। तो हेयक ने मिराज ऑफ सोशल जस्टिस किताब लिखा। ये जो मिराज ऑफ सोशल जस्टिस का मतलब कि सामाजिक न्याय मृग मरीचिका है,
सामाजिक न्याय के नाम पर, जैसे मृग मरीचिका का मतलब क्या हम लोग दिखाई देता है कि पानी है सड़क पर, कहाँ पानी मिलता है? तो सामाजिक न्याय के नाम पर लगता है कि हमारा कुछ विकास हो रहा है, कुछ नहीं होता है। सुबह शाम भोजन करके सोने से आपका जीवन नहीं चलने वाला है। ये सिर्फ आपको जो है बहलाने फुसलाने का काम कर सकता है, शांत करने का काम कर सकता है। ये वास्तव में आपके साथ न्याय नहीं है। न्याय तो तब होता है जब आपको अच्छा से पढ़ा लिखा दिया जाता, आपको रोजगार दे दिया जाता, मुख्य धारा से जोड़ दिया जाता, आप स्वावलंबी बन जाते, कुछ क्रिएटिव कार्य करना शुरू कर देते। वो जो है सामाजिक न्याय होता ना। तो उसने किताब में हेयक ने लिखा कि मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, ये सामाजिक न्याय जो है कुछ नहीं है। ये वास्तव में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने का माध्यम है। नंबर एक, सामाजिक न्याय में राज्य की निर्णायक शक्ति बढ़ जाती है। राज्य की निर्णायक शक्ति बढ़ जाती है। और राज्य कल्याणकारी कार्य के नाम पर, शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है। राज्य कल्याणकारी कार्य के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है। कल्याणकारी कार्य के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है। शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है, जिससे व्यक्ति का अधिकार आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। व्यक्ति का अधिकार आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। अब जैसा समझिए भाई, हम कहते हैं कि सामाजिक न्याय के नाम पर हम कितनी स्वतंत्रता की कुर्बानी करेंगे, हम अपने कितने अधिकार को कम करेंगे, ये निश्चित नहीं हो पाता है। भाई हम कहते हैं, आज हम लोग क्यों मान लीजिए चुप रहते हैं, चलो भाई ठीक है, सबको 5 किलो अनाज मिल रहा है, सबको चलिए फ्री में शिक्षा मिल रहा है, कोई बात नहीं, सरकार जो है इतना तो कर रही है। देखिए कुछ लोग यही कह के चुप हो जाते हैं, चलो सरकार इतना तो कर रही है, लेकिन कितना हम लोग को आलोचना नहीं करने देंगे, हम लोग को बोलने नहीं देंगे। ये बताइए, उस सामाजिक न्याय के नाम पर हम लोग को कितना हम लोग को दबाएंगे भाई। सामाजिक न्याय के नाम पर हम लोग कितना दबते चले जाएंगे। कितने प्रेस के लोग मान लीजिए, अभी देखिए खबर पढ़ रहे होंगे, उस सामाजिक न्याय को लागू करने के नाम पर प्रेस लोगों को मान लीजिए गिरफ्तार कर लेना, प्रेस के लोगों को कुछ बोलने न देना, ये सामाजिक न्याय की अवधारणा का ही तो दुरुपयोग हो गया। हेयक ने अपनी किताब में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं, हेयक ने अपनी किताब में लिखा, पूरी किताब है उसकी 250 पेज की, 231 पेज की उसकी किताब है, मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। तो उसने अपनी किताब में सब समझाया कि सामाजिक न्याय पर सरकार क्या क्या करती है। जो सरकार करती है वो सब लिख चुका है। एक ड्वार्किन का थ्योरी आया है, नहीं सुने हैं ना नाम? इस बार पॉलिटिकल साइंस में नहीं आया, लेकिन अगली बार तो 100% आएगा। ड्वार्किन एक विचारक है, क्या जबरदस्त उसने किताब लिखा है। 2015 में उसने थ्योरी दिया है, राल्स की आलोचना किया है, जो राल्स है ना न्याय का, जॉन राल्स की आलोचना किया है, और क्या जबरदस्त थ्योरी लिखा है। मैं पिछले 10-12 दिन में उसी की किताब का अध्ययन कर रहा था। तो ड्वार्किन ने समझाया कि वास्तव में देखा जाए तो न्याय है क्या। तो उसने, मैं 2 लाइन बोल देता हूं, है तो बहुत बड़ा थ्योरी। उसने कहा कि न्याय का मतलब है कि व्यक्ति जिस लायक है, या व्यक्ति जो करना चाहता है, जो उसकी क्षमता है, उसके अनुसार सुविधा उपलब्ध कराना। सबको समान सुविधा उपलब्ध कराना नहीं, सबको समान संसाधन देना नहीं। व्यक्ति का जो लक्ष्य है, व्यक्ति की जो क्षमता है, उसके अनुरूप उसको जो है व्यवस्था उपलब्ध कराना, ये न्याय है। भाई कितने लोग हमसे पढ़ने आते हैं, मान लीजिए कितने लोग मिलने आते हैं,
मैं उनसे बातचीत करता हूँ, मैं इनडायरेक्ट रूप में उनको मना कर देता हूँ, बुरा भी लग जाता है लोगों को, मैं मना कर देता हूँ, मत तैयारी करिए आईएएस की, कोई फायदा नहीं। बोले मतलब सर? हम लोग सही से बोले, सही से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे बातचीत कर लिया 10-5 मिनट,